अब सपोज एक बार आपने ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैव अ लुक, वी आर टॉकिंग अबाउट द बैंकिंग फैसिलिटी, और मैं आपको ओवरड्राफ्ट से रिलेटेड एक छोटी सी बात बता रही थी। तो देखिए, काफी बार क्या होता है, अगर आपके अकाउंट में अवेलेबल बैलेंस कम है और आपने उससे ज्यादा का चेक किसी को दे दिया, ऐसे में बैंक वो ज्यादा अमाउंट भी एक बार के लिए पे कर देगी सामने वाले को टू सेव योर गुडविल। अब आप वो पैसा नहीं पे करते हो तो भी आप बैंक के साथ चीट कर दोगे इनडायरेक्टली, तो ये उससे रिलेटेड है। फर्दर इसको हम डिस्कस करेंगे क्लास के एंड में। इज इट ओके? चलिए, अब देखिए, कल हमने पढ़ा था कि अलग अलग सेक्टर्स में कैसे कैसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड है, और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि इवन टिल टुडे 50% तक पॉपुलेशन किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चरल सेक्टर पे ही डिपेंड। अब ये आपको बता रहे हैं कैसे मोर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता है। हमने कल पढ़ा था ना कि सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन सी दैट देयर कंटिन्यूज टू बी considerable underemployment in agriculture. पढ़ा था एग्रीकल्चर में disguised unemployment है, the number of people working are more than the number of people required, right? आगे देखिए, there are also people who are not employed at all. In what ways can one increase employment for people? Let us look at the some of them. ये कह रहे हैं बहुत सारे लोग तो completely unemployed भी है, जिनके पास कोई भी काम नहीं है, तो कैसे लोगों के लिए काम क्रिएट कर सकते हैं। लक्ष्मी का केस हमने पढ़ा था, 2 हेक्टेयर प्लॉट उसके पास था, अनइरिगेटेड लैंड। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है? द गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी और बैंक्स कैन प्रोवाइड अ लोन टू कंस्ट्रक्ट अ वेल फॉर हर फैमिली टू इरिगेट द लैंड। बैंक और गवर्नमेंट मिलके अगर उसकी लैंड को इरिगेटेड कर दे, उसको रेनफॉल पे जो उसकी डिपेंडेंस है उसको कम कर दे, तो भी उसको फायदा हो सकता है। आगे देखिए, लक्ष्मी will then be able to irrigate her land and take a second crop wheat during the rabi season. लक्ष्मी क्या कर सकती है? इरिगेटेड लैंड पे और भी क्रॉप्स को ग्रो कर सकती है। आगे, let us suppose that 1 hectare of wheat can provide employment to 2 people for 50 days, including sowing, watering, fertilizer। कि अगर 1 हेक्टेयर पे हम 1 हेक्टेयर लैंड पे हम व्हीट ग्रो करते हैं, तो वो 2 लोगों को जॉब दे सकती है लगभग 50 दिन तक। तो आगे देखिए क्या मेंशन किया हुआ है, एप्लीकेशन एंड हार्वेस्टिंग, सारे काम हो गए, वाटरिंग, सोइंग, हार्वेस्टिंग, ये सब कुछ। सो 2 more members ऑफ द फैमिली कैन बी एम्प्लॉयड इन आवर ओन फील्ड। अगर वो 1 हेक्टेयर पे वीट ग्रो करने शुरू करेगी तो 50 दिनों के लिए उसकी फैमिली के 2 और लोगों को काम मिल जाएगा। Now suppose a new dam is constructed and canals are dug to irrigate many such farms. This could lead to a lot of employment generation within the agricultural sector itself, reducing the problem of underemployment. ये कह रहे हैं अगर ऐसे कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट ले लेगी और कुछ डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट कर देगी, तो ऐसे में क्या होगा, एग्रीकल्चरल सेक्टर ग्रो करेगा और उसी के अंदर लोगों को ज्यादा जॉब्स मिल पाएगी। ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कवर होगी। और एग्जाम्पल दिया हुआ है, नाउ सपोज लक्ष्मी एंड अदर फार्मर्स प्रोड्यूस मच मोर देन बिफोर, दे वुड ऑल्सो नीड टू सेल सम ऑफ दिस। फॉर दिस दे मे रिक्वायर टू ट्रांसपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स टू अ नियरबाई टाउन। If government invests some money in transportation and storage of crops, or makes better rural roads so that mini trucks reach everywhere, several farmers like Lakshmi who now have access to water can continue to grow and sell these crops. एक एक्टिविटी बढ़ती है ना तो उसके साथ बाकी अपने आप इंक्रीज होने लगती है। आप देखिए, अगर लक्ष्मी ने ज्यादा क्रॉप्स ग्रो की तो उससे क्या होगा, डेफिनेटली उसको उनको सेल आउट भी करना पड़ेगा। अब सेलिंग करनी है तो पैकिंग भी करनी पड़ेगी गुड्स की, हो सकता है ज्यादा गुड्स है तो उनको वेयर हाउस में स्टोर भी करना पड़े, राइट, क्रॉप्स को। तो ऐसे में गवर्नमेंट रोड्स डेवलप करवा के, वेयर हाउसेस डेवलप करवा के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज कर सकती है। आगे देखिए, this activity can provide productive employment to not just farmers but also others such as those in service like transport or trade. अगर गवर्नमेंट ने क्या किया, ये सारी फैसिलिटीज इंक्रीज की, अगर एग्रीकल्चरल आउटपुट बढ़ेगा तो डेफिनेटली उससे इंडस्ट्री को चीप रेट पे रॉ मटेरियल मिलेगा, इंडस्ट्रियल आउटपुट भी बढ़ेगा, प्लस एग्रीकल्चरल आउटपुट की ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड एक्टिविटीज भी बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली लोगों को जॉब्स ज्यादा मिल पाएगी। आगे देखिए, Lakshmi's need is not confined to water alone. To cultivate the land, she also needs seeds, fertilizers, agricultural equipments, and pump sets to draw water.
Being a poor farmer, she cannot afford many of these, so she will have to borrow money from money lenders and pay a high rate of interest. ये हमें ऑलरेडी पता है, ये हमने पढ़ा है कि जब फार्मर्स के पास पैसा नहीं होता तो उनको बहुत हाई रेट पे बोरो करना पड़ता है, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें परचेज करनी होती है, राइट। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, if the local bank gives her credit at reasonable rate of interest, she will be able to buy all these in time and cultivate her land. ये भी हमने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में, राइट, नेक्स्ट चैप्टर में, सॉरी, जो हमने इससे पहले ही डिस्कस कर लिया कि अगर लोकल एरियाज के बैंक इन लोगों को क्रेडिट देने लग जाएंगे तो हो सकता है ये अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। आगे देखिए, this means that along with water we also need to provide cheap agricultural credit to farmers for farming to improve. We will look at some of these needs in chapter 3 which we have already discussed, right? आगे देखिए, another way by which we can, wait for a second, another way by which we can tackle this problem is to identify, promote and locate industries and services in semi-rural areas where a large number of people may be employed. ये कह रहे हैं एक और तरीका अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने के लिए ये है कि आप रूरल एरियाज में और सेमी अर्बन एरियाज में जो बैकवर्ड एरियाज हैं, ऐसे एरियाज में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज डेवलप कीजिए, क्योंकि अगर इंडस्ट्री सेटअप होगी तो वो बहुत सारे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज देगी, राइट। For instance, suppose farmers decide to grow arhar and chikpa, pulse crops होती हैं ये. Setting up dal meal to produce and process these and sell in the cities is one such example. भाई अगर farmer crops produce कर रहा है तो उनको दाल में convert कर देना, right? अगर मैं कहूँ wheat grow कर रहा है तो उसको flour में convert करने की छोटी सी मिल, flour mill लगा लेना. ऐसी छोटी छोटी फैक्ट्रीज सेटअप करके भी more and more job opportunities create की जा सकती है. आगे देखिए, opening a cold storage could give an opportunity for farmers to store their products like potatoes and onions and sell them when the price is good. एक कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस भी सेटअप किया जा सकता है, राइट। उससे क्या होगा, फार्मर्स अपना जो एक्स्ट्रा आउटपुट है उसको स्टोर करके रख सकते हैं और जब प्राइसेस इंक्रीज हो तब उसको सेल करके अच्छा मनी अर्न कर सकते हैं. आगे देखिए, in villages near forest areas we can start honey collection centers where farmers can come and sell wild honey. हनी कलेक्शन सेंटर्स भी स्टार्ट कर सकते हैं जो जंगल के आसपास के गांव हैं वहां पे, तो फार्मर्स क्या कर सकते हैं, हनी कलेक्शन का काम करके उसको सेल करके भी मनी अर्न कर सकते हैं. आगे, this is also possible to set up industries that process vegetable and agricultural produce like potatoes, sweet potato, rice, wheat, tomato, fruits which can be sold on outside market. इनकी प्रोसेसिंग का काम भी कर सकते हैं, यानी प्रॉपर वे से क्रॉप्स को क्लीन करना, उनको वेल पैक करना और फिर उनको आगे सेल आउट करना. Next, this will provide employment in industries located in semi-rural areas and not necessarily in large urban area. ये कह रहे हैं इससे सेमी रूरल एरियाज में और बैकवर्ड एरियाज में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी और किसी को भी रूरल एरिया से अर्बन एरिया तक माइग्रेट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आगे देखिए, do you know that in India 46.9% population belongs to the age group of 5 to 29. Out of this, only about 52% population are attending educational institutions. यानी आधे बच्चे तो स्कूल्स ही नहीं जा रहे. The rest are not. They may be at home or many of them may be working as child labor. कुछ बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं वो घर पे ऐसे ही इंजॉय कर रहे होते हैं, टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, लाइफ वेस्ट कर रहे होते हैं. और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि उनको चाइल्ड लेबर करना पड़ता है. तो ऐसे में देखिए कि उनका फ्यूचर कितना ज्यादा रिस्क पे है. गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन पास कर रखा है, पता है ना आपको, कि हर सिटीजन का ये राइट है, हर बच्चे के लिए एजुकेशन फ्री की है. और इवन गवर्नमेंट स्कूल्स में गवर्नमेंट उनके लिए फ्री मील भी प्रोवाइड करती है ताकि पुअर फैमिलीज को मोटिवेशन मिले अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, क्योंकि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे तो ये बता रहे हैं कि अगर बच्चे स्कूल ही नहीं जाएंगे तो ऐसे में क्या होगा, बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगी. बट अगर इनको स्कूल भेजना शुरू करेंगे, अगर ये स्कूल जाने लगेंगे तो मोर बिल्डिंग्स की जरूरत होगी, मोर टीचर्स की जरूरत होगी, जिससे वापस एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ दीज चिल्ड्रंस, कौन से 48% जो स्कूल नहीं जा रहे हैं,
are to attend schools, we will require more buildings, more teachers and other staff. ज़्यादा building, ज़्यादा teacher और ज़्यादा other staff चाहिए होगा. A study conducted by the Planning Commission estimates that nearly 20 lakh jobs can be created in education sector alone. अगर सिर्फ एजुकेशनल सेक्टर को भी ग्रो किया जाए, आपने पढ़ा होगा 2022 के बाद बहुत सारी न्यू स्कूल्स खुलने वाली है, गवर्नमेंट स्कूल्स. तो वो क्यों खुलने वाली है? दो फायदे होंगे. एजुकेशनल फैसिलिटीज इंप्रूव होगी, प्लस जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो जाएंगी लोगों के लिए, राइट? आगे देखिए. So 20 lakh jobs can be created in educational sector alone. Similarly, if we are to improve the health situation, अगर हमें हॉस्पिटल्स की कंडीशंस अच्छी करनी है तो उसके लिए हम ज्यादा हॉस्पिटल्स, ज्यादा डॉक्टर्स को भी काम पे रख सकते हैं, राइट? तो देखिए क्या कह रहे हैं. To improve the health situation, we need many more doctors, nurses, health workers, etc. to work in rural areas. These are some ways by which jobs could be created, and we would also be able to address important aspects of development, जो हम अब पढ़ेंगे कि जॉब क्रिएट की जा सकती है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाई जा सकती है, जिससे अल्टीमेटली लोगों का डेवलपमेंट होगा. आगे देखिए क्या कह रहे हैं. Every state and region has potential for increasing the income and employment for people in that area. हर रीजन में, हर स्टेट में ये कैपेसिटी है कि वो वहां के लोगों की इनकम और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ा सकती है, क्योंकि हर स्टेट में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे एरियाज होते हैं जिनको ग्रो किया जा सकता है. गिव मी अ सेकेंड. नेटवर्क इशू. अभी देखिए ये क्या कह रहे हैं. Every state or region has a potential for increasing the income and employment for people in that area. हर एरिया के पास ये कैपेसिटी होती है. It could be tourism or regional craft industry or new services like IT. कोई भी एरिया में हम जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं ज्यादा. Some of these would require proper planning and support from the government. क्या आपने एडवर्टीजमेंट देखे केरला से रिलेटेड? केरला टूरिज्म इंडस्ट्री, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं. क्यों आते हैं? क्योंकि वहां की टूरिज्म इंडस्ट्री को ग्रो करना गवर्नमेंट का टारगेट है. एक अच्छा टूरिज्म स्पॉट है वो. तो अगर टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ेगी तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी. तो इसलिए वो गवर्नमेंट एफर्ट्स करती है कि वहां की टूरिस्ट इंडस्ट्री को बढ़ा के, टूरिज्म इंडस्ट्री को मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए. तो गवर्नमेंट का सपोर्ट भी जरूरी है. For example, the same study by Planning Commission says that if tourism as a sector is improved, every year we can give additional employment to more than 35 lakh people. अगर हमने टूरिज्म सेक्टर को भी इंक्रीज कर दिया तो हर साल 35 लाख पीपल के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी. क्यों क्रिएट होंगी? आप देखिए, टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ती है, हम घूमने जाते हैं तो कितना खर्चा करके आते हैं. हम वहां से शॉपिंग भी करेंगे, हम वहां पे स्टे भी करेंगे, हम वहां के लोगों को ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी यूज करेंगे, है ना. हम वहां पे खाना पीना भी करेंगे. तो ऐसे करके बहुत सारी वहां की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. तो टूरिज्म इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा ऑप्शन है टू इंक्रीज द जॉब अपॉर्चुनिटीज. आगे देखिए. We must realize that some suggestions discussed above would take a long time to implement. बहुत टाइम लगता है चीजों को इम्प्लीमेंट करने में. फॉर द शॉर्ट टर्म वी नीड सम क्विक मेजर्स. जल्दी से जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए कुछ क्विक मेजर्स की जरूरत है.
Recognizing this, the central government in India has made a law implementing the right to work in 2,200 district in India, and then extended to an additional 130 district. The remaining districts in rural areas were brought under the act with effect from 1st April 2008. गवर्नमेंट ने क्या किया, नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के अंदर हर उन पर्सन्स को जो जॉब कर सकते हैं और करना चाहते हैं उनको 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दिया। ठीक है, और अगर गवर्नमेंट नहीं दे पाती तो गवर्नमेंट उनके लिए उनको अलाउंसेस भी देती है। अब काम कैसा होगा वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे राइट टू वर्क की हर इंडिविजुअल का राइट है कि वो काम करके पैसा अर्न कर सकता है। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है, उनके लिए मोर एंड मोर जॉब्स क्रिएट करती है। एमजी नरेगा वाला भी प्रोग्राम है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये इसके आगे महात्मा गांधी भी लगा दिया था नरेगा के आगे। इसका भी टारगेट यही है कि लोगों को गारंटीड जॉब देंगे कि 100 दिन के लिए कम से कम आप काम कर पाओगे। अब अनस्किल्ड लोग होंगे तो काम कैसा होगा, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करना, रोड्स बनाना, हॉस्पिटल्स बना, ये जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क गवर्नमेंट का होता है इससे रिलेटेड, या फिर रोड्स को क्लीन करना, साफ सफाई में हेल्प कर देना, ये सारे काम गवर्नमेंट के होंगे। आगे देखिए, if the government fails in its duty to provide employment, it will give unemployment allowances to people. अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसने एमजी नरेगा में खुद को रजिस्टर किया और गवर्नमेंट उसको जॉब नहीं दे पा रही है, ऐसे में गवर्नमेंट उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी देगी ताकि वो लोग क्या कर सके, मनी यूज कर सके अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। फिर द टाइप्स ऑफ वर्क दैट वुड in future help to increase the production from land will be given preference under the act। यानी प्रायोरिटी पे कौन से काम देंगे जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। तो आप इसको अच्छे से रीड करके रखना। आगे देखिए, डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। हमें पढ़ना है कि ये जो सेक्टर्स हैं इनको ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कैसे डिवाइड किया है। ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी वो सेक्टर जहां बहुत सिस्टमैटिकली काम हो रहा है, ठीक है, सारी चीजें सिस्टम से चल रही है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, let us examine another way of classifying activities in the economy. This looks at the way people are employed. What are their conditions to work? Are there any rules regulations that are followed as regards their employment? आपको लगता होगा working is very easy, but let me inform you, working is very tough. Earning money is the most difficult task. कब, अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं जिसमें कोई सिस्टम नहीं, वहां आपके बॉस के पास ये राइट्स होंगे कि वो आपको एक्सप्लॉइट कर सके। तो इसलिए ऑर्गेनाइज सेक्टर की जॉब्स ज्यादा अच्छी होती है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में ऑर्गेनाइज सेक्टर ज्यादा ग्रो नहीं कर चुका है। तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कांता की और कमल की बात हो रही है, रीड करिए ध्यान से, बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगी। चलिए, हु विल रीड, कांता का केस कौन पढ़ेगा? ताफिक विल रीड। ओके, यस ताफिक, बहुत सारे बच्चे। मैम मुझे एक डाउट है, मैम डाउट पूछना है। अच्छा, पहले डाउट है, यस ताफिक। मैम एन नरेगा वाला जो एक्ट है मैम, उसके अंदर है कि वो जो एक्ट है वो 100 डेज ऑफ डेली वेज गारंटी करता है, तो मैम 100 डेज के बाद उनको जॉब से हटा दिया जाता है क्या? बिल्कुल, गवर्नमेंट सिर्फ 100 डेज 1 ईयर में, 100 डेज 1 ईयर में। फिर मैम उसके बाद वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं वो? एक्चुअली गवर्नमेंट उनको पूरे साल का नहीं दे सकती। गवर्नमेंट क्या कहती है कि जितनी ड्यूरेशन हम आपको जॉब दे रहे हैं आप उतने टाइम पे अर्न कीजिए और अपनी थोड़ी थोड़ी सेविंग करके रिमेनिंग टाइम अपनी फैमिली को उस सेविंग से रन कीजिए। ओके मैम। अगर हाँ, अगर ये बेसिकली अनस्किल्ड लोगों के लिए होता है, ठीक है। यस मैम, थैंक यू। ओके, सो नाइस विल रीड। Good morning, ma'am. Very good morning, beta. Ma'am, Kanta works in an office. She attends her office from 9:30 a.m. to 5:30 p.m. She gets her salary regularly at the end of every month. In addition to the salary, she also gets provident fund as per the rules laid down by the government. She also gets medical and other allowances. Kanta does not go to office on Sundays. This is a paid holiday. When she joined work
She was given an appointment letter starting all the terms and condition of work. ओके, हैव अ लुक। कांता वाली कैटेगरी में हमारे मैक्सिमम लोगों के फैमिली मेंबर्स है जिनका ऑफिस है, एक फिक्स ड्यूरेशन है, हमें उस फिक्स ड्यूरेशन पे जाना है, मंथ के एंड में फिक्स सैलरी मिल जाती है, संडे पेड हॉलीडे होता है। मैं अगर मेरी बात करूं तो आप मेरी जॉब को ले लीजिए, संडे पेड हॉलीडे होता है, ठीक है। हर मंथ के एंड में सैलरी आ जाती है, नहीं तो नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में प्रोविडेंट फंड मिलता है, यानी हमारी सैलरी में से कुछ परसेंट डिडक्ट हो जाएगा और हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ परसेंट डिडक्ट करके हमारे लिए सेव करके रखेगी। गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, प्रोविडेंट फंड हमें जब हम जॉब छोड़ते हैं तब वो पेमेंट मिलता है, प्लस मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती है, अदर अलाउंसेस भी मिलते हैं। तो और जब ये जॉब ज्वाइन करते हैं तो एक लेटर ऑफ एग्रीमेंट भी साइन होता है जिसपे सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई होती है। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है जहां पे बॉस आपके साथ कोई भी चीटिंग नहीं कर सकता। कांता की जॉब एक अच्छी जॉब है, लेकिन हम कमल की बात करते हैं, देखते हैं कमल की क्या सिचुएशन है, ठीक है। तो कमल की सिचुएशन को निराली गोयल विल रीड। यस निराली। Good morning, ma'am. वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। Kamal is Kanta's neighbor. He is a daily wage laborer in a nearby grocery shop. He goes to the shop at 7:30 in the morning and works till 8 p.m. In the evening, he gets no other allowances apart from his wages. He is not paid for the days he does not work. He has therefore no leave or paid holidays. Nor was he given any formal letter saying that he has been employed in the shop. He can be asked to leave anytime by his employer. समझिए, कमल की जॉब एक बहुत परेशानी वाली जॉब है जो उसने इसलिए क्यों की है क्योंकि वो अनस्किल्ड है, वो अनएडुकेटेड है। कैसी जॉब है जिसमें उसको सुबह 7:30 बजे जाना होता है और रात को 8 बजे तक काम करना होता है। ग्रोसरी शॉप है, कभी बंद नहीं होती, संडे को भी बंद नहीं होती, फेस्टिवल वाले दिन भी बंद नहीं होती, राइट। तो ऐसे में उसको डेली शॉप जाना है, जिस दिन भी वो छुट्टी लेगा उसका पेमेंट डिडक्ट होगा और उसके पास कोई फॉर्मल लेटर नहीं है जिसमें बॉस उसको कह रहा है कि मैंने आपको काम पे रखा है, कभी भी उसको निकाला जा सकता है। आप बेटा थोड़ा सा अपना स्कोप वाइडर करके 1.5 साल पहले चले जाइए, मार्च 2020 पे चले जाइए। मार्च 2020 पे आप ये समझिए जिन लोगों को जॉब से निकाल दिया गया था वो बेसिकली कमल की कैटेगरी वाले लोग थे जो अनऑफिशियल सेक्टर में काम कर रहे थे, जिनकी यहाँ पे जिनकी जॉब जो थी वो अनसिक्योर्ड थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात कीजिए, जिन लोगों ने अपनी जॉब नहीं लूज की वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग थे जिनको कुछ पेमेंट तब भी मिलता रहा जब वो काम नहीं कर रहे थे, राइट। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कांता और कमल की सिचुएशन एकदम अपोजिट है। कांता एक एजुकेटेड इंडिविजुअल है जिसने अपने स्किल्स, अपने पढ़ाई वाले सालों को यूज किया जिसकी वजह से अब वो एक अच्छी जॉब कर रही है, और कमल ने वो काम नहीं किया इसलिए वो एक अच्छी जॉब नहीं कर रहा। तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। कांता वर्क्स इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. Organized sector covers those enterprises or places of work where the terms of employment are regular and therefore people have assured work. वो सारे एरियाज जहाँ पे टर्म्स ऑफ ट्रेड क्लियर होते हैं और लोगों को एक assured जॉब मिलती है उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं. They are registered by government and have to follow its rules and regulations which are given in various laws such as the Factories Act, Minimum Wages Act, Payment of Gratuity Act, Shop Establishment Acts, etc. ये ऑर्गेनाइज्ड एरियाज है जहाँ पे लोगों की जॉब फिक्स होती है और गवर्नमेंट के थ्रू उनको कंट्रोल मिलता है. जैसे आप रिलायंस फ्रेश की बात कर लीजिए, जैसे आप बात कर लीजिए बड़े बड़े शॉप्स की, ठीक है, शोरूम्स की. आगे देखिए, it is called organized because it has some formal processes and procedures. formal तरीके से, formal यानी official. Some of these people may not be employed by anyone but may work on their own, but they too have to register themselves with government and follow rules and regulation. कुछ छोटे छोटे लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी और को काम नहीं दे रहे बट अपने यहाँ पे खुद काम कर रहे हैं गवर्नमेंट की परमिशन के साथ. Workers in the organized sector enjoy security of employment. इनके पास job security होती है. They are expected to work only a fixed number of hours. इनकी job limited होती है 6 hours, 8 hours. If they work more, they have to be paid overtime by the employer. अगर इन्होंने ज्यादा काम किया तो बॉस उनको ज्यादा पेमेंट देगा. They also get several other benefits from the employer. Employer यानी काम पे रखने वाला, तो इनको उससे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे. आगे देखिए,
व्हाट आर दीज बेनिफिट्स, क्या क्या बेनिफिट्स है देखते हैं। पेड लीव मिलती है, हर मंथ एक छुट्टी पेड होती है, यानी एक छुट्टी लोगे तो कोई पेमेंट नहीं कटेगा। हॉलीडेज के टाइम पे भी पेमेंट होता है, जैसे दिवाली की छुट्टियां आ गई तो छुट्टी वाले दिनों का भी पेमेंट होता है। प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, ये रिटायरमेंट पे मिलने वाले पैसे होते हैं। They are supposed to get medical benefits, and under the laws, the factory manager has to ensure facilities like drinking water and safe working environment. इनको बहुत सारे और भी बेनिफिट्स मिलते हैं, मेडिकल सप्लीमेंट मिलता है, और इनका ओनर उनको कुछ फैसिलिटीज भी देता है। When they retire, these workers get pension as well. ये गवर्नमेंट में है, बेसिकली पेंशन वाला रूल हर प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। तो ये हमने ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात की। अगर हम इसी के कॉन्ट्रास्ट में अनऑर्गेनाइज सेक्टर को देखें तो यहाँ कोई ऐसी सिक्योरिटी नहीं होती, यहाँ कोई रेगुलर पेमेंट नहीं होता, यहाँ गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, यहाँ इनको छुट्टियों के टाइम पे भी पेमेंट डिडक्ट होता है। ठीक है, तो ये हम अच्छे से, ये वाला पार्ट कमल वाला आप रीड करके रखिएगा, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कल। बस इसके बाद हमें पढ़ना है कैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना है। आप देखिए, जो चीज आप 10th बोर्ड्स में पढ़ रहे हैं, सेम चीज 12th के बच्चे कॉमर्स वाले और आर्ट्स वाले पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स में, ये सारी चीजें वापस आएंगी। इज इट ओके टू एवरीवन? चलिए, कुछ डाउट्स है तो आप वन बाय वन यू कैन आस्क। सबसे पहले देव, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? Only those students are supposed to keep their hands raised who want to ask something. Rest all can lower down their hands. Yes, Himanshu Sethia, do you want to ask something? No? All right. Morning, ma'am. Yes, Himanshu, very good morning, beta. मैम मेरे को ये पूछना था कि मैम जैसे कमर जैसे मैम उसको संडे की उसको छुट्टी नहीं मिलती क्या? नहीं बेटा, ऐसे बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, कुछ जगह अब मिलने लग गई है, कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, बट बेसिकली नहीं मिलती। मेडिकल शॉप पे काम करने वाले लोगों को, ग्रोसरी शॉप पे काम करने वाले लोगों को, उनको कोई वीक ऑफ नहीं मिलता, उनको पूरे 7 दिन काम करने जाना पड़ता है। ठीक है? ओके। एनीवन एल्स? यस अतुल, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक। मैम वो जो बैंक था मैम, वो कोलेटरल फिर वो नहीं करता मैम उसका? ओवरड्राफ्ट के लिए कोई कोलेटरल नहीं होता। अगर आप ओवरड्राफ्ट लेते हैं तो ओवरड्राफ्ट के लिए कोई कोलेटरल बैंक आपके पास नहीं रखती है। बैंक को आप पे ट्रस्ट हो जाता है क्योंकि पिछले कुछ सालों से आप बैंक के साथ बहुत अच्छे ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, कर रहे हो, इसलिए। और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिर्फ बिजनेसमैन को मिलती है, हमें और आपको नहीं मिलेगी। अगर मैं सोचूं कि मेरा बैंक अकाउंट है बहुत सालों से और मैं ट्रांजैक्शन कर रही हूँ, मुझे बैंक ओवरड्राफ्ट दे दे, तो ऐसा नहीं होगा, सिर्फ बिजनेसमैन को मिलेगा। ठीक है? ओके मैम, ओके थैंक यू। ओके, चलिए मिलते हैं आप सभी से कल नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले यहाँ तक अच्छे से रीडिंग और लर्निंग करके रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। हैव अ नाइस डे।